हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जानदार टॉपिक, एकदम बेसिक टॉपिक। आपको आज के इस वीडियो में ये जानने को मिलेगा कि किसी भी संख्या के गुणनखंड कैसे तैयार किए जाते हैं। अगर किसी संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या हमें जाननी हो, कौन कौन से गुणन उसके होते हैं या हो सकते हैं, अगर ये हमें ये जानना हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आज आपको पता चलेगा। हम सूत्र भी देखेंगे और वो सूत्र तैयार कैसे हुआ है इस पर भी बात करेंगे, पूरे विस्तार के साथ बात करेंगे। लेकिन आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। दोस्तों देखिए, मान लो कोई संख्या n जिसका कैनोनिकल रूप a की घात x, b की घात y, c की घात z है, तो n के गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? x प्लस वन गुणित वाई प्लस वन गुणित जेड प्लस वन। अगर ये और बढ़ता है तो इधर भी और बढ़ता है। मान लो a की घात x, b की घात y, c की घात z के साथ d की घात और कुछ होता है ना भाई, तो वहाँ d प्लस वन भी आ जाता, सॉरी मतलब जो घात है उसका वो आ जाता। मान लो यहाँ पे होता d की घात में w, तो यहाँ w प्लस वन भी आ जाता। फिर अगर कोई और होता तो वो भी आ जाता। ठीक है, याद रहे हम जो घात में है ना उसका प्लस वन करते जा रहे हैं, हमको इस आधार से कोई मतलब नहीं है, घातों से मतलब है। कैनोनिकल फॉर्म में कैसे बदलते हैं ये आप जानते होंगे, एक प्रॉपर अलग एक वीडियो बनाया गया है किसी भी संख्या के कैनोनिकल रूप को समझने के लिए। वो वीडियो आप जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो मतलब ये अगर बढ़ते जाएगा तो ये भी बढ़ते जाएगा। मान लो ए बी सी डी के बाद ई आ जाता, ई की घात में मान लो आ जाता वी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वी प्लस वन भी हो जाएगा। ठीक है, ये बढ़ते जाएगा तो ये भी बढ़ते जाएगा। ध्यान रहे कि जो घात 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 उसी को प्लस वन करके गुणा करते जा रहे हैं, ये गुणनखंडों की संख्या होगी, उस संख्या n के टोटल गुणनखंडों की संख्या होगी। ठीक है, अगर मान लो ये सब नहीं रहता, मान लो सिर्फ a की घात x, b की घात, संख्या छोटी है तो ज्यादा लंबा ये खिंचाएगा नहीं, संख्या छोटी है तो हो सकता है दो बार में हो जाए, तो x प्लस वन वाई प्लस वन, एक्स प्लस वन वाई प्लस वन बस आएगा, ये नहीं आएगा। मतलब ये चीज जैसे बढ़ेगा तो वैसे ये भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। जैसे हमको पूछा जाए, लेकिन प्रश्न उठता है सर ये क्यों लिख रहे हो आप, ये फॉर्मूला तैयार कैसे हुआ, गुणनखंडों की संख्या की गिनती कैसे की जाती है, गुणनखंड क्या होता है, ये भी आपको समझ, क्योंकि जब गुणनखंड क्या होता है यही पता नहीं होगा तो फिर ये समझने का कोई मतलब नहीं है। गुणनखंड क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे इसका एक प्रॉपर फुल डिटेल में एक वीडियो बन चुका है, आप देखें, उसमें आप अपवर्त क्या है, अपवर्तक क्या है, अपवर्तक को ही हम लोग गुणनखंड बोलते हैं और अपवर्त को हम लोग गुणज बोलते हैं। ये सब क्या है, समापवर्त क्या है, समापवर्तक क्या है, इन सबको समझाते हुए एक वीडियो तैयार किया गया है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको देखें, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा दोस्तों, जरूर देखें उसको। तो चलिए, ये सबसे पहले हम समझते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। कुछ भी नहीं, कोई भी संख्या अगर दी गई संख्या को डिवाइड कर रही है, ठीक है, 3 15 डिवाइड करता है कि नहीं करता है? करता है। कैसे करता है, कैसे पता? 3 के पहाड़ में 15 आता है ना, आता है। 3 15 डिवाइड करता है, कैसे करता है आप देख लो, 15 डिवाइड बाई 3 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, 3 पंचे 15। तो 3 अगर 15 को डिवाइड करता है, इसका मतलब 3 15 का गुणनखंड होगा। जो संख्या किसी दी हुई दूसरी संख्या को डिवाइड करे, ठीक है, तो वो उसका गुणनखंड कहलाएगी। कोई संख्या खुद को भी डिवाइड कर सकती है सर, इसलिए हर संख्या खुद का गुणनखंड होती है, ये बात भी आप ध्यान रखें। ठीक है, क्या आप बोलेंगे सर 3 3 को तो भी डिवाइड करते हैं, कोई संख्या खुद को भी तो डिवाइड करेगी, तो हाँ करती है, इसलिए कोई संख्या खुद का भी क्या होती है? गुणनखंड होती है। ठीक है, या किसी संख्या, मतलब कोई संख्या बहुत सारी संख्याओं का गुणनखंड होती है लेकिन वो खुद का गुणनखंड तो पहले होती है, तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, गुणनखंड क्या होता है आपको समझ में आ चुका है। किसी भी संख्या के टोटल कितने गुणनखंड हो सकते हैं उसके लिए सूत्र है ये, कैनोनिकल फॉर्म में आप उसको एक्सप्रेस करें और उसके बाद जो घाते हैं उनमें प्लस वन करके, मतलब एक एक जोड़ करके आप गुणा कर दें, तो वो गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये सूत्र कैसे बना, आइए आप समझते हैं इस प्रश्न के द्वारा। 144 के कुल कितने अपवर्तक यानी कि कुल कितने गुणनखंड होंगे ये हमको बताना है। सबसे पहले तो आप 144 को कैनोनिकल फॉर्म में बदलने की कोशिश कीजिए।
कैसे करेंगे? तो इसका पहले आप पूरा विस्तार से इसको गुणनखंड करते जाइए। 2 से डिवाइड होगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से डिवाइड होगा 36 दूनी 72, 2 से डिवाइड होगा 18 दूनी 36, 2 से डिवाइड होगा 9, फिर किससे डिवाइड होगा 3 से, 3 3 9, फिर 3 से होगा 3 एकम 3। यानी हम लिख सकते हैं 144 को कैसे लिख सकते हैं? 2 कितने बार आया? 1 2 3 4, 2 की घात 4, 3 कितने बार आया? 2 बार, 3 की घात 2। यही तो है 144 का कैनोनिकल रूप, कैनोनिकल निरूपण भी बोल सकते हो आप इसको। यानी कि किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के घातांकों के द्वारा, बीच में गुणा का चिन्ह है ना भाई, इसके द्वारा व्यक्त करने का जो प्रोसेस है, यही निरूपण को हम लोग बोलते हैं कैनोनिकल निरूपण। अभाज्य संख्याएं रहेंगी, उसकी कुछ घातें रहेंगी और इनमें बीच में गुणे का चिन्ह रहेगा। और यही हो सकता है कुछ बड़ी संख्या लेते तो हो सकता है इधर आपकी कहानी इधर और बड़ी होती, है ना भाई। या कोई दूसरी संख्या ले लो, मान लो आप ले रहे हो 60, ठीक है, आप ले रहे हो 60, तो उसमें देखो 5 भी आ जाएगा शायद। कैसे? 2 से ले जाओ, इसको भाग करो 30, फिर 2 से ले जाओ 15, फिर 3 से करो 5 आएगा, आ गया ना। 60 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का वर्ग, क्योंकि 2 2 बार आया है, 3 एक बार आया है, 5 एक बार आया है, तो इनमें इनकी घात एक एक हो जाएगी, ठीक है। 11 नहीं समझना इसको, ये 1 1 है। तो ये 60 का कैनोनिकल निरूपण हो गया। तो जरूरी नहीं है कि मतलब मैं बोलूंगा इसमें 2 और 3 बस आया, 5 चाहने के लिए आपको 144 से बड़ी संख्या कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब वो संख्या पर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग देखो ना, 60 तो 144 से छोटी संख्या, फिर भी इसके कैनोनिकल निरूपण में 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, तो वो आ सकता है, डिपेंड करता है संख्या कौन सी है, ठीक है। तो कैनोनिकल निरूपण में ये तब्दील हो चुका है, कैनोनिकल निरूपण हमने उसका बना लिया है। अब देखो 2 कितने बार है? 4 बार है सर, ठीक है। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, हम यहाँ पे 2 की सारी घातों को बढ़ते हुए लिखेंगे, उधर 3 की घातों को बढ़ते हुए लिखेंगे, और बाजू में मैं उसके गुणनखंड आपको तैयार करके बताते जाऊंगा। आप ध्यान से समझते जाइएगा, वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपको मजा ही आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है। 2 की घात 0 से शुरू करो। आप बोलोगे सर 2 की घात 0 से क्यों? अभी मैं आपको बताता हूँ। फिर 2 की घात 1 लिखो, 2 की घात 2 लिखो, 2 की घात 3 नहीं लिखो, कहाँ, सॉरी 2 की घात 0 लिखो, 2 की घात 1 लिखो, 2 की घात 2 लिखो, 2 की घात 3 भी लिखो, 2 की घात 4 भी लिखो। क्यों? 2 की घात 4 तक हमको बढ़ना है, ठीक है। कहाँ तक बढ़ना है? 2 की घात 4 तक बढ़ना है। इधर 3 की घात को 3 की घात 0 से शुरू करो, 3 की घात 1, जो ये दिखेगा ना वहीं तक बस बढ़ना, ठीक है। उसके बाद रुक जाओ, हो गया, ठीक है। अगर इसमें और होती है तो इसको और आगे बढ़ाते। अब मैं आपको बता रहा हूँ 144 के गुणनखंड कैसे तैयार होने जाएंगे, ध्यान से देखो। पहले तो बताओ आपको ये समझ में आया कि नहीं है, इसको कैसे लिखे? घात शून्य शून्य, देखो यहाँ पे आपको जो जो दिखेगा, जैसे 2 और 3 बस दिख रहा है, तो 2 और 3 को बस गए। 5 भी अगर दिखता तो 5 की भी एक लकीर, 5 का भी एक कॉलम बनता, मगर यहाँ पे 2 और 3 बस आपको दिख रहा है, ठीक है ना। वैसे ये जो हम लोग अभी समझ रहे हैं ना, ये सिर्फ आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि गुणनखंडों की गिनती कैसे की जाती है, गुणनखंड तैयार कैसे किए जाते हैं, कैसे उसको समझा जाता है। बाकी अगर आपको पूछेगा परीक्षा में, कोई भी संख्या दिया रहेगा और बोलेगा इसके कुल कितने गुणनखंड हैं या कुल कितने अपवर्तक हैं, तो आपको ये सब झमेला नहीं करना है। परीक्षा में तो हमको कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। उस समय क्या काम आएगा? सिर्फ सूत्र, जो कि ये है, ठीक है। ये अगर ये बढ़ता सी की घात जेड होता तो यहाँ सी, सॉरी जेड प्लस 1 आता, और बढ़ता तो ये और आ जाता, है ना भाई। जो घाते हैं उनमें प्लस 1 1 करके फिर आपको गुणा करना है, तो आपका सूत्र लगाते आपका आंसर तुरंत आ जाता, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको सूत्र ही से समझना होता तो इतना लंबा ये सब काम हम क्यों करते? सूत्र में मान रखो, आंसर प्राप्त करो। लेकिन हमको समझना है कि कैसे गुणनखंड तैयार हो रहे हैं, जल्दी से समझते हैं। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 2 की घात कितना लिखा है? 4 लिखा है। 2 की घात शुरू से 4, मतलब 0 से शुरू करो और बढ़ते चलो, जहां तक कहां तक ये 4 लिखा है तो 4 तक बढ़ो। 3 की घात 0 से शुरू करो, घात 0 से ही शुरू करना है, ठीक है। अब बोलोगे घात 0 से क्यों शुरू करना है? क्योंकि भैया किसी भी संख्या घात में 0 मतलब होता है 1, और भैया 1 तो उस संख्या का गुणनखंड होबे करेगा। 1 तो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, तो 1 आने के लिए घात में 0 लिखना जरूरी है ना सर, इसलिए घात 0 से शुरू करेंगे। 3 की घात 0 शुरू करेंगे, कहां तक जाएंगे? कहां तक लिखा है? 2 तक, तो 2 तक खींचेंगे इसको। अब देखो पहला गुणनखंड तैयार होगा
इन दोनों का गुणा करो तो बोला 2 की घात 0 मतलब 1, 3 की घात 0 मतलब 1, 1 गुणित 1 मतलब 1। पहला गुणनखंड 1 तैयार हो गया। 144 का पहला गुणनखंड 1 हो गया। दूसरा तैयार करना है इधर। पहले एक को पकड़ो, तीनों से गुणा करो, फिर इसके दूसरे को पकड़ेंगे, फिर इन तीनों से गुणा करेंगे। 2 की घात 0 मतलब 1 और 3 की घात 1 मतलब 3, तो इसका मान हुआ 1, 3 की घात 1 मतलब 3, 3 1 कम 3, ठीक है ना। तो ये 3 हो गया गुणनखंड। या यूं कहें, ऐसा करो, पहले पहले ना इन पांचों को इस 3 से निपटाओ, ऐसे, ये 3 की घात 0 से, देखो ऐसे, ठीक है। तो क्या है, बढ़ते क्रम में गुणनखंड तैयार होंगे। अभी पहले 3 तैयार हो गया था, जबकि 144 का गुणनखंड की अगर गिनती करें तो बढ़ते क्रम में करने के लिए एक के बाद 2 आना चाहिए ना, तो बढ़ता क्रम तैयार हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा कहा आपको कि पहले इसको पूरे को 3 की घात 0 से गुणा करो, फिर इस पूरे लोगों को 3 की घात 1 से गुणा करना, फिर इस पूरे लोगों को 3 की घात 2 से गुणा करना। तो चलिए, सबसे पहले पहला 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 गुणा किए तो 1 इंटू 1 यानी 1 तैयार हो गया। अब अब आप इसको इससे गुणा करो, 2 की घात 1 मतलब 2, 2 की घात 1 मतलब 2, और 3 की घात 0 मतलब 1, तो 2 1 कम 2, दूसरा गुणनखंड तैयार हो गया सर। अब चलो इसको इससे गुणा करो, 2 की घात 2 मतलब, ठीक है, 2 की घात 2 मतलब क्या होगा 4, और 3 की घात 0 मतलब 1, तो 4 एक गुणनखंड, अच्छा क्रम नहीं बन पा रहा है, क्रम आगे पीछे हो जा रहा है, यानी कि क्रम मतलब देखो 3 भी एक गुणनखंड मिल रहा है अपने को, ठीक है ना। तो आप समझ जाइए कि हम चाहे तो कैसे भी गुणा करें, हमको यह समझना है कि इन पांचों को इन तीनों से गुणा करना है, मतलब पूरी जोड़ी बनेगी। टोटल कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4 5, 5 इधर हो गया और 1 2 3 3 इधर हो गया, टोटल 15 गुणनखंड बनेंगे। अब चाहे आप कैसे भी गुणा करो, भले इधर क्रम से आप बाद में लिख लेना, ठीक है। तो तो हम कहाँ थे, तो 2 की ये पहले बना, फिर इसको इससे गुणा किए बना 2 हो गया, फिर क्या होगा बताऊं, फिर 2 दूनी 4, फिर 4 भी बनेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर 8 भी बनेगा, ये देखो 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 0 करोगे तो 8 भी बनेगा, यहाँ पे 8 भी बनेगा। फिर क्या होगा, 2 की घात 4 गुणित 3 की घात 0 करोगे तो आपका 16 भी बनेगा, 16 भी बन गया। अब ये पांचों को लेकर के आप इसको इससे गुणा कर दिए ना, अब इन पांचों को लेकर के आप इसके पास आ जाओ, ठीक है, दूसरे वाले नंबर की बारी। चलिए, अब हम इसको लेते हैं, तो ये 2 की घात 0 मतलब कितना हो गया 1, और 3 की घात 1 मतलब 3, तो दोनों गुणा करो कितना हो गया 3 1 कम 3, तो 3 एक गुणनखंड हो गया। मैंने यहाँ पे लिख दिया, जगह छोड़ दिया था ताकि 2 और 4 के बीच में 3 आ जाए, है ना, मस्त तरीका। अब देखो, तो आप समझ गए ना, आप इसके लिए कंफ्यूजन मत रखना कि सर किसको किससे करना है, आप ये समझो इन सबों को इन सबों से करना है, पूरी जोड़ी बननी चाहिए, इसकी इन तीनों से जोड़ी बननी चाहिए, इसकी इन तीनों से जोड़ी बननी चाहिए, देख ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इनकी इन तीनों से जोड़ी बननी चाहिए, जो भी गुणा करने पर आ रहा है वो एक गुणनखंड होगा 144 का, फिर इसकी इन तीनों से जोड़ी बननी चाहिए, इसकी इन तीनों से जोड़ी बननी चाहिए, इसकी इन तीनों से जोड़ी बननी चाहिए। ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया, ऐसा भी सोचो आप, या फिर यूं सोचो, इस तरफ के एक को पकड़ो और ये बोलो कि इनकी पांचों से जोड़ी बननी चाहिए, इसका गुणा करो उसका, इससे 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 इससे, फिर दूसरे को पकड़ो, फिर वैसे ही शुरू से चालू करो। तो ऐसे आपको समझ में आ गया होगा, हर एक का हर एक के साथ मतलब गुणा करना है आपको, ठीक है। तो अब देखो अब कितना होगा, 2 की घात 0 गुणित 3, तो 3 एक गुणनखंड तैयार होगा, फिर इसका इससे बाहर जाएगा 3 दूनी 6 तैयार होगा, 6 तैयार हो गया, ठीक है। फिर 2 दूनी 4 थी, 12 तैयार होगा, 12 तैयार होगा, फिर 8 थी 24 तैयार होगा, ठीक है। बीच में 16 गायब हो गया क्या, 16 भी आया था ना, हाँ 16 भी आया था भैया। फिर ये 8 थी 24, फिर 16 थी कौन आएगा 48, ये तीसरा गुणनखंड तैयार हो गया आपका, 2 की घात 4 यानी 16, 16 थी 48। अब क्या हुआ, इन पांचों को आपने इससे गुणा कर दिया, 3 की घात 1 से गुणा कर दिया, ठीक है ना, ये गुणनखंड हो गया। अब इसकी बारी है 1, इसका मान मतलब 1 होता है, इसका मान 1 है ना पापा, 1 गुणित 9, 9 एक गुणनखंड, 9 कहाँ जगह छूटा है। अब आगे पीछे लिख रहा हूं मैं, आप लोग क्रम से जमा लेना भाई, क्या करें हम, तो आगे पीछे हो रहा है तो वो अब लिखने में क्रम का ध्यान बाद में रख लेना आप लोग, मेन तो आपको ये समझना है कि गुणनखंड तैयार कैसे हो रहे हैं, ठीक है। तो 9 एक 9 हो गया, 9 दूनी 18 भी डिवाइड कर रहे हैं भैया, ये देख 9 दूनी 18,
ठीक है, तो 9 दूनी 3 की घात 2 मतलब 9 हुआ, 3 की घात 2 मतलब 9 होता है, 9 दूनी 18 भी है, किसका गुणनखंड हो जाएगा, किसका 144 का। फिर 3 की घात 2 मतलब 9 और 4 2 की घात 2 मतलब 4, तो 9 चौक 36, 36 भी एक गुणनखंड हो गया 144 का। फिर 9 अट्ठे 72 भी एक गुणनखंड हो गया 144 का। फिर 9 गुणित 16 स्वयं 144 भी एक गुणनखंड 144 का। तो आप जब गुणनखंड की जब पूरा लिखेंगे ना संख्या, तो सबसे छोटा वन आएगा और सबसे बड़ा कौन आएगा, वो खुद आएगा, क्योंकि वो खुद भी खुद का गुणनखंड होता है। और आप इनको गिन लो कितनी संख्या इनकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15। और देख लो 15 ठो गुणनखंड आए हैं। अगर आप सूत्र में मान रख के बनाते ना सर, तब भी इतना ही आता। कैसे, देख लो ना आप, सूत्र क्या है इसका। अब इससे तुलना करो आप, ए की घात है एक्स, ए की घात है एक्स, बी की घात वाई, बी की घात वाई। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे दिख रहा है 4, वाई की जगह पे दिख रहा है 2। सूत्र में मान रखो एक्स प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1, वाई प्लस 1 मतलब कि 2 प्लस 1। तो 4 और 1 5, 2 और 1 3, 5 3 15। ठीक है, तो टोटल 15 गुणनखंड तैयार हो रहे हैं ना, आप देख लो। हमको सूत्र में मान रख के भी तुरंत आंसर लाना आना चाहिए, सूत्र भी याद रखो, लेकिन कैसे गुणनखंड तैयार हो रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम क्रम की शुरुआत में क्रम की चिंता न करें, तो आप इधर पहले ध्यान दें। और दो तरीके हैं, यहाँ पे आपको फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। इधर के एक को पकड़ के उधर के सबों के साथ गुणा करो, फिर दूसरे नंबर में आओ, फिर सबके साथ गुणा करो, फिर तीसरे तीसरे नंबर में आओ, फिर सबके साथ गुणा करो। या यूं समझो कि इधर के एक को पकड़ो, तीनों के साथ गुणा करो, एक 3 गुणनखंड तैयार। दूसरे को पकड़ो, तीनों के साथ गुणा करो, तीसरे को पकड़ो, तीनों के साथ, चौथे को फिर तीनों के साथ, पांचवें। कुल मिलाकर 15 ठो गुणनखंड आपको तैयार करने हैं। अब आप समझ गए होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। फिर आप गुणनखंड को लाइन से जमा लो बढ़ते क्रम में, और फिर वो आपको मस्त तरीके से जमा हुआ दिखेगा, सारे गुणनखंड बढ़ते हुए क्रम में मस्त आपको दिखेंगे। इस तरीके से गुणनखंड तैयार करते हैं, और ये उसका सूत्र भी था। ठीक है, अगर प्रश्न ये पूछे किसी संख्या के गुणनखंड कितने होंगे, कुल गुणनखंड कितने होंगे, ब्रैकेट में लिख दे 1 और उस खुद संख्या खुद को छोड़ करके, मतलब 1 और खुद उस संख्या को छोड़ करके कितने गुणनखंड होंगे। तो आप बोलेंगे सर ये जो सूत्र आपने बताया, इस सूत्र की मदद से जो गुणनखंडों की संख्या हम निकालते हैं उसमें 1 भी शामिल होता है और खुद वो संख्या भी शामिल होती है। तो अब अगर आप प्रश्न में पूछा जाए कि फलाना जो भी संख्या दिया रहेगा उसके कितने गुणनखंड होंगे, किसको किसको छोड़ के, 1 और उस खुद उस संख्या को छोड़ करके, तब कैसे ज्ञात करें। कुछ मत करो, कितने लोग को छोड़ने बोल रहा है, 2 लोग को, एक तो 1 को और एक तो खुद उस संख्या को, मतलब 2 लोग की कमी, मतलब कि 2 गुणनखंड को अपने को हटाना है। तो जो भी सूत्र रहेगा उसमें -2 कर दो। जो सूत्र है आपका, जो सूत्र लगाओगे उसमें क्या कर देना, -2 कर देना। यानी जैसे ये 15 गुणनखंड आया है ना, तो -2 करके कितना आता है, 13 गुणनखंड आता है, 13 गुणनखंड आता। या आप यूं समझो, सूत्र मत याद रखो भले, आप सूत्र की मदद से पहले उसके सारे गुणनखंड निकाल लेना, जिसमें वो भी शामिल होगा और 1 भी शामिल होगा। फिर आपको जिसको जिसको हटाने बोल रहा है उसको हटा देना। अगर आपको बोल रहा है कि भैया 1 और खुद को छोड़ के कितने गुणनखंड हो गए, तो पहले कुल गुणनखंड निकाल देना, कितने हैं, 15 है। उसके बाद भैया 2 गुणनखंड माइनस करना है, तो -2 करो, 13 आंसर लाओ, तो 13 आंसर आ जाएगा आपका। अगर प्रश्न में बोलेगा भैया कि 1 को छोड़ करके कितने गुणनखंड हो गए, सिर्फ 1 को छोड़ने बोल रहा है, तो आप कुल गुणनखंड निकाल करके -1 कर देना, आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। इसी इसी कड़ी में आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या। आप देखिएगा, आपको बहुत मजा आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। हो सकता है समझाने में मुझसे कुछ त्रुटि रह गई हो, कुछ कमी रह गई हो, तो आप सब उसके लिए मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब तरफ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हमें उसे बहुत अच्छा महसूस हो, हमें
इस बात की खुशी मिले कि हाँ भाई आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, आपकी तैयारी हो रही है, आपको कुछ नया जानने सीखने को मिल रहा है। और आप अगर हमें सपोर्ट करते हैं तो इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारा प्रोत्साहवर्धन होगा, हम आपके लिए और एक से बढ़कर एक वीडियोस लाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।